साथियों नमस्कार। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे केसीसी, एग्री क्लिनिक्स, एग्री बिजनेस सेंटर्स, DNRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगर टाइम बचा तो कोई और भी टॉपिक करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम केसीसी से शुरू करेंगे। केसीसी क्या चीज है? किसान क्रेडिट कार्ड। नाबार्ड ने मॉडल किसान कार्ड स्कीम, केसीसी स्कीम डिजाइन की। ये 2012 में रिवाइज की गई थी टीएमसी इन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? केसीसी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम under single window with flexible and simplified procedure to the farmers for their cultivation and other needs. So फार्मर को, किसानों को एक सिंप्लीफाइड टाइमली क्रेडिट देने के लिए सिंगल विंडो से सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर उनकी कल्टीवेट करने के लिए और उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए ये स्कीम लेके आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नबार्ड ने डिजाइन की, ये बेसिकली नबार्ड लेके आया। नबार्ड ने ये डिजाइन किया मॉडल स्कीम, जिसके बेसिस पे सभी बैंकों ने अपनी अपनी स्कीम शुरू की है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए है? टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए शॉर्ट टर्म नीड्स जो है फार्मर की, उसको मीट करने के लिए मेन है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेज, जो हार्वेस्टिंग करने के बाद डिफरेंट एक्सपेंसेज, मे बी फॉर स्टोरेज, मे बी फॉर मेंटेनेंस, सारे एक्सपेंसेज वो भी इसके अंदर कवर है। प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, तो प्रोड्यूस उसने अपनी रख ली, वेयर हाउस में रख दी या घर में स्टोर करके या किसी गोडाउन में, तो उसको पैसा तो उसमें चाहिए होता है। उस प्रोड्यूस को के अगेंस्ट जो लोन देते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। फार्मर की हाउस होल्ड की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स एंड एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर, जो वर्किंग कैपिटल उसको चाहिए फार्म एसेट्स को मेंटेन करने के लिए या अलाइड एक्टिविटीज के लिए, वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर के लिए या अलाइड एक्टिविटीज के लिए, वो भी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो इन सभी पर्पजेज के लिए केसीसी स्कीम लॉन्च की गई। इसकी सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि लिमिट कैसे फिक्स की जाती है। लिमिट कैसे फिक्स करते हैं? तो एक स्केल ऑफ फाइनेंस होता है। स्केल ऑफ फाइनेंस होता है कि किस फसल के लिए, किस क्रॉप के लिए पर एकड़, इस क्रॉप मतलब सरसों के लिए इतना, कॉटन के लिए इतना, बीट के लिए इतना, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स करती है। कौन फिक्स करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, जो कि काम करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की टेक्निकल कमेटी क्या होती है? अंडर द एजेज ऑफ लीड बैंक ये काम करती है कमेटी, ये स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स करती है। जो स्केल ऑफ फाइनेंस जो उसका फिक्स किया गया पर एकड़ इंटू एक्सटेंट ऑफ एरिया कल्टीवेटेड, जितनी उसके पास लैंड है फार्मर की, पर एकड़ इंटू नंबर ऑफ एकड़ मल्टीप्लाई करके वो उसकी लिमिट बन गई। उसके अंदर 10% ऐड कर देते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड और कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स के लिए। मान लीजिए 15,000 रुपये पर एकड़ आता है, 10 एकड़ उसके पास जगह है, लैंड है, 15 × 10 150, तो 10% 15,000 रुपये उसकी टुवर्ड पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड एंड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए ऐड कर देंगे, 165 बन जाएगा। प्लस 20% ऐड कर देंगे टुवर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स के लिए। 150 में 15 उसका और हाउस पोस्ट हार्वेस्ट का कंजम्पशन का कर दिया, और 30,000 इसका हो जाएगा। 150 और 15 165 और 30 195 हो गया फार्म एसेट्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। प्लस क्रॉप इंश्योरेंस एंड और एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम या हेल्थ इंश्योरेंस या एसेट्स का इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। मान लो 10,000 वो हो गया तो 2,05,000 हो गया। ये फर्स्ट ईयर की लिमिट है। अब आते हैं हम सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर की जो फर्स्ट ईयर की लिमिट है क्रॉप कल्टीवेशन पर्पज के लिए जो अराइव की गई थी ऊपर हमने, उसमें 10% ऐड कर देंगे कॉस्ट एस्केलेशन इंक्रीज इन स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर एवरी सक्सेसिव ईयर। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर
एंड फिफ्थ ईयर, 10% हर साल इंक्रीज करते रहेंगे। एंड एस्टिमेटेड टर्म लोन रिक्वायरमेंट फॉर द टेनर ऑफ द केसीसी, केसीसी का टर्नओवर यानी कि 5 साल होता है, 5 साल के अंदर उसकी टर्म लोन की जो रिक्वायरमेंट्स है ट्रैक्टर की या इम्प्लीमेंट्स की या डेवलपमेंट की और स्कीमों की, वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद 10% ऐड करते गए। मान लीजिए 2 लाख आया था, 2,20,000, तीसरे साल 2,20 का 10% हो जाएगा। 5 साल तक जितना हो जाएगा प्लस जो उसकी टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है वो ऐड कर देंगे। वो क्या बन जाएगी, उसकी केसीसी की परमिसिबल लिमिट है। सो जो इन्वेस्टमेंट की टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है टुवर्ड लैंड डेवलपमेंट, माइनर इरिगेशन, फार्म इक्विपमेंट, अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, बैंक्स में फिक्स द क्वांटम ऑफ क्रेडिट टर्म लोन के लिए कैसे फिक्स करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स proposed to be acquired by the farmer, allied activities already being undertaken on the farm, बैंक की जजमेंट रीपेमेंट कैपेसिटी, विजिबल टर्म लोन बर्डन, इन सबको देखते हुए कीपिंग इन व्यू द एग्जिस्टिंग लोन ऑब्लिगेशन ऑफ द फार्मर, बैंक असेस करेगा कि टर्म लोन की कितनी रिक्वायरमेंट है। लॉन्ग टर्म लोन शुड बी बेस्ड ऑन प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है अगले 5 साल में, और बैंक की परसेप्शन उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी के बारे में क्या है, उसके मद्देनजर उसको ध्यान में रख के टर्म लोन इन्वेस्टमेंट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। उसको ऐड करके फिफ्थ ईयर वाले जो लिमिट पीछे निकाली थी उसमें टर्म लोन की इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे, तो जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट आ जाएगी केसीसी की, विच विल बी ट्रीटेड एज केसीसी लिमिट, उसकी केसीसी लिमिट हो जाएगी। तो केसीसी लिमिट कैलकुलेट करने का ये तरीका है। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है। अब करते हैं बात जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल लिमिट 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक फ्लेक्सी केसीसी की फार्म में, बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग एंड क्रॉप्स ग्रोन इंक्लूडिंग द पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउस स्टोरेज रिलेटेड क्रेडिट नीड्स एंड अदर फार्म एक्सपेंसेस कंजम्पशन नीड्स वगैरह। 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक मार्जिनल फार्मर की जो फ्लेक्सिबल लिमिट फिक्स करनी है। जितने भी नए केसीसी इशू करने हैं, दीज शुड बी इशूड एज स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड के रूप फॉर्म में करने हैं। जब भी रिन्यूअल करनी है तो स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड के फॉर्म में करना है। सिक्योरिटी क्या होती है केसीसी में, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स तो होती है। क्रॉप्स जहाँ ऑफ कोर्स एसेट्स, क्रॉप्स एंड एसेट्स क्रिएटेड विद बैंक लोन, ये भी लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे टाई अप है रिकवरी का, वहां पे 3 लाख रुपए तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेनी। जहाँ पे कोई कोलेटर टाई अप नहीं है वहां पे 3 लाख से 1,60,000 रुपए तक नहीं लेनी, 1,60,000 रुपए से ऊपर लेनी है। नॉन टाई अप के केसेज में 3 लाख से ऊपर टाई अप के केस में, यहाँ टाई अप है रिकवरी का, जैसे किसी का अलाइड एक्टिविटीज का है, मान लो किसी डेयरी वाले के साथ, या टाई अप के केस में शुगर मिल है, कोई शुगर मिल के साथ टाई अप का अरेंजमेंट है कि उसकी क्रॉप वो लेके जाएगा, वो टाई अप है, पेमेंट भी करेगा। इस तरह के केस में कोलेटरल सिक्योरिटी हम 3 लाख तक का नहीं लेते। अदरवाइज 1,60,000, जो 1,60,000 में बोल रहा हूँ पहले 1 लाख होता था, अब 1,60,000 है। एग्रीकल्चर के, पूरे एग्रीकल्चर के केस में 1,60,000 रुपए तक कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती। कुछ स्टेट्स में एक रूल बनाया हुआ है, गाइडलाइन कह लो, कानून है कि ऑनलाइन क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है बिना मॉर्गेज के। जहाँ पे जिस फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहां पे चार्ज क्रिएट करना है लैंड रिकॉर्ड के ऊपर, सेम है टू बी इंश्योर्ड, वहां पे मॉर्गेज नहीं करनी। अब बात करते हैं मैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है। 3 लाख रुपए तक का जो लोन है उसके ऊपर 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगी, फार्मर को लैंडिंग रेट 7% रहेगा। सबसे पहले तो फार्मर को लैंडिंग रेट है 7% पे लोन मिलेगा। उसमें बैंकों को जो 3 लाख रुपए तक की लिमिट है 1.5% सबवेंशन मिलेगी, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम सब लिमिट ऑफ 2 लाख पर फार्मर in respect of those farmers involved only in activities related to animal husbandry, dairy, fishery, beekeeping. So 3 लाख रुपए तक के जो लोन है नॉर्मल एग्रीकल्चर के लिए, अलाइड के लिए
एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फिशरी के लिए 2 लाख रुपए तक के जो लोन है उनमें 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है बैंकों को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो 1.5% की मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले 2% होती थी। अभी सर्कुलर आया है नवंबर में ही, नवंबर के एंड में, लास्ट नवंबर के लास्ट वीक में, 23/11/22 को लिखा हुआ है, आरबीआई का नोटिफिकेशन 23/11/22 का है। 2022-23 और 23-24 के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन का है, वो डिक्लेयर किया है 1.5% एज अगेंस्ट 2%। पहले 2% होता था, अब 1.5% हो गया है। इसलिए इसको अपडेट जरूर कर लेना। आपके स्टडी मटेरियल डिफरेंट में हो सकता है 2 मिले, मेरे स्टडी मटेरियल में तो आपको 1.5 ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आपको 2 मिलेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेशन सभी जगह अवेलेबल आपको नहीं होएगी, अदर देन परहैप्स शायद मेरे स्टडी मटेरियल के अलावा इतनी लेटेस्ट अपडेशन आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगी। मेरे स्टडी मटेरियल में ऑफ कोर्स ये सब कुछ इंक्लूडेड है। However, the borrower will continue to pay the same rate of interest of 7%. Subvention, even if subvention 2% से कम करके 1.5% कर दिए, लेकिन borrower will continue to pay 7%. borrower को सेम रेट रहेगा, बैंक को नुकसान होगा 0.5% का। एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ सबवेंशन ऑफ 3% मिलती है पर एनम, जो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करते हैं, जो रीपे इन टाइम करते हैं, सो उनको 7 में से 3% वो मिल गया। उनके एक्चुअल में तो उनको नेट इंटरेस्ट पेमेंट 4% के रेट पे ही पे करनी पड़ती है, 3% वहां से मिल गया। सो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने के लिए कितनी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है? 3%। नॉर्मल सबवेंशन कितनी मिलती है बैंकों को? 1.5%। फार्मर को कॉस्ट क्या होती है? 7%। जो प्रॉम्प्टली रीपे करते हैं उनको 7 में से 3 निकाल के एक्चुअल कॉस्ट फार्मर को कितनी पड़ गई? 4%। बैंकों ने 7 पे लोन दिया, 1.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल गया, तो 7 + 1.5 8.5% बैंकों को मिल गया एक तरह से। ठीक है, ये तो नीचे वाला 3 तो फार्मर को मिलेगा, मतलब इससे बैंक को कोई बेनिफिट नहीं होता, वो डायरेक्ट फार्मर को जाएगा। 7 के मतलब 7 की जगह फिर फार्मर से ही 4 चार्ज होगा, जिसमें मिलेगा डायरेक्ट फार्मर को मिलेगा। जो फार्मर फिशरी या एक्वाकल्चर में एंगेज है, उसके लिए आरबीआई की थोड़े दिन पहले एक क्लैरिफिकेशन आई है कि जो बेनिफिशियरी हैं, दे मस्ट ओन और लीज एनी फिशरी रिलेटेड एसेट्स सच एज पॉन्ड, टैंक्स, ओपन वाटर बॉडीज, रेसवेज, hatcheries, rearing units, boats, nets, and such other fishing gear, as the case may be, and possess necessary authorization certification as may be applicable in respective states for fish farming and fishery related activities, and for any other state specific fishery and allied activity. जो फिशरी एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व है, उनके पास इक्विपमेंट तभी उसको केसीसी फिशरी के लिए देना है, अगर उसके पास पॉन्ड वगैरह के वहाँ पे या ओपन वाटर बॉडीज हैं, उसमें फिशिंग के राइट्स हैं, फिशिंग के लीजिंग राइट्स हैं, या ओनरशिप राइट्स हैं, या लीज होल्ड राइट्स हैं, उनके पास बोट्स, नेट्स वगैरह हैं या जहाँ उसके लिए भी लोन दिया गया है, मतलब इंश्योर करना है कि उनके पास है। नेसेसरी ऑथोराइजेशन भी है, नेसेसरी इक्विपमेंट भी है, रिस्पेक्टिव स्टेट का जो लॉ है ओनरशिप का या कोई भी देना है। जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पहले 1 लाख होता था एग्रीकल्चर लोन के लिए, 1 लाख से बढ़ाकर 1,60,000 रुपए तक कर दिया गया कोलेटरल फ्री के लिए। सो मार्जिन भी कोलेटरल भी, एग्रीकल्चर लोन आपको 1.6 लाख का नहीं लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लिमिट कितनी है, पहले 1 लाख थी, अब 1,60 हो गई। हम बात करेंगे वेरियस रेवोल्यूशन, जिसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये इसका फादर किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग एंड एम एस स्वामीनाथन, दोनों को भी माना जाता है। ये दोनों एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जिनका काफी रोल ग्रीन रेवोल्यूशन में फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए में काफी इनका योगदान, काफी इनका हेल्पफुल ये रहे हैं।
व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ये मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए को बोला गया था। इसका फादर भी कोरियन था। येलो रेवोल्यूशन किसे बोला गया? इंक्रीज इन ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन को येलो रेवोल्यूशन बोला गया। सिल्वर रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं? एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन को। ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है? फिश प्रोडक्शन के लिए। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। डिफरेंट टाइप के कल्चर जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्रोपोगेशन ऑफ सेल जीनोम को टिश्यू कल्चर बोलते हैं। एक्वा कल्चर क्या होता है? श्रिम्प फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन। श्रिम्प फार्मिंग स्पेलिंग गलत है। श्रिम्प फार्मिंग या फिश प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर किसे बोला जाता है? फ्रूट प्रोडक्शन को। सेरिकल्चर सिल्क प्रोडक्शन को। पिस्सिकल्चर फिश फार्मिंग। एपिकल्चर हनी बी रीडिंग। मोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ मलबरी। सिल्वर रेवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए अब हम चर्चा करेंगे डे एनआरएलएम। डे मीन्स दीनदयाल अंत्योदय योजना, एनआरएलएम मीन्स नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूरल डेवलपमेंट के लिए एक फ्लैगशिप स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, इसको अच्छी तरह कर लेना बहुत जरूरी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी ये स्कीम एनआरएलएम, पहले होती थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। 1/4/2013 से इस स्कीम को इसमें मर्ज करके ये स्कीम लॉन्च की गई, DNRLM। जो पहले होती थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वो किसी जमाने में IRDP होता था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्कीम बदलती गई। आजकल इस स्कीम का नाम है बेसिकली, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है। इसके टारगेट्स क्या है? टारगेट्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। एक तो इसके टारगेट जो रूरल वाला है, इसमें 50% बेनिफिशियरी SC ST। एक सेकंड। क्या करें? टारगेट क्या है? 50% बेनिफिशियरी SC ST होनी चाहिए, 15% 15% माइनॉरिटीज को, और 3% पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो ये कई बार परसेंटेज याद रखनी मुश्किल हो जाती है। ये मान लीजिए कि रूरल में SC ST पॉपुलेशन ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा रखी गई है, 50% रखी गई है। जो दूसरी स्कीम आएगी वो आएगी तब करेंगे, लेकिन DNULM जो है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसमें उस एरिया में जितनी SC ST की पॉपुलेशन है उतनी रिजर्वेशन है, लेकिन अर्बन रूरल एरिया के केस में 50% है। इसमें 15% 15% माइनॉरिटी की है, 3% पर्सन विद डिसेबिलिटी की है। जो रिजर्वेशन NRLM DNRLM में है। ठीक है। DRLM प्रोग्राम है क्या? DRLM में कौन होते हैं बेसिकली? DRLM बेसिकली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्कीम को दिया जाता है, सो दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ लेडीज और वुमेन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। वैसे भी फार्मर जो है बेसिकली जो मेन जेंट्स है, ये माना जाता है, चलो जो खेतों में फसल कल्टीवेशन का और का काम करते हैं, ये मेनली डिफरेंट एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज अदर देन डायरेक्ट एग्रीकल्चर में काम करती हैं लेडीज, इसलिए उनको भी अच्छे काम में लगा के रखने के लिए ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम बनाई कि इसमें वुमेन अफिनिटी बेस्ड जिनकी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये दिया जाएगा। सो ये DNRLM प्रमोट करता है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। However, only in case of groups to be formed with persons with disabilities and other special categories like elders and transgenders। एल्डर्स हो या ट्रांसजेंडर जिसमें हो, या डिसेबिलिटी वाले पर्सन हो, DNRLM में मेन एंड वुमेन दोनों हो सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ वुमेन इसमें शामिल होंगे। सो इसकी खासियत क्या है? DNRLM में ओनली वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ है? जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, एल्डर्स के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, वहां पे मैन एंड वुमेन दोनों हो सकते हैं।
अदरवाइज अकेले वुमेन इसकी मेंबर होंगी। कितने मेंबर होंगे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर एनआरएलएम? 10 से लेके 20 मेंबर तक होंगे। एंड द एनआरएलएम कंसिस्ट ऑफ 10 to 20 मेंबर्स। लेकिन जो स्पेशल सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें डिफिकल्ट एरियाज में है, या डिसेबल्ड पर्सन है, या ग्रुप फॉर्म इन रिमोट ट्रैवल एरिया जो है, नंबर कैन बी मिनिमम 5 मेंबर। तो उन केसेज में, स्पेशल केसेज में नंबर मिनिमम 5 हो सकता है, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन का है या रिमोट एरिया में है। अदरवाइज एनयूएलएम एनआरएलएम में नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इज 10 to 20। इन सच केसेज स्पेशल एसएचजी हैं जो, वहां पे मिनिमम 5 मेंबर होने जरूरी है। नंबर के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि कितने मेंबर होते हैं। डीएनआरएलएम में 10 से 20 मेंबर होते हैं, स्पेशल के केस में मिनिमम 5 होते हैं। पंचसूत्र, एक पंचसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचसूत्र क्या होता है? बेसिकली बहुत को हर बार तकरीबन इसमें क्वेश्चन आता है कि पंचसूत्र क्या होता है। पंचसूत्र क्या होता है? पंचसूत्र पहले आप समझ लीजिए, आगे इसकी कंसेप्ट आएगी, बेनिफिट आएंगे। पंचसूत्र वो होता है, पंचसूत्र वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इनको प्रैक्टिस करते हैं। वो कौन, 5 चीजों को, 5, वो कौन सी 5 चीजें हैं? 5 सूत्र बोला गया है, 5। 5 मीन्स 5 सूत्र। 5 सूत्र कौन कौन से हैं? 5 सूत्र कौन कौन से हैं? एक तो रेगुलर मीटिंग जो होती हो एसएचजी की, दूसरा रेगुलर सेविंग जो होती हो, तीसरा रेगुलर इंटरनल लैंडिंग होती हो। इंटरनल लैंडिंग जो उसके कोर्स है उसमें से इंटरनल लैंडिंग करते रहे हो। सेविंग भी हो, लैंडिंग भी हो, ठीक है। जो सेविंग हुई उसी को लैंडिंग में यूज किया जाता है। रेगुलर मीटिंग होती हो 3। नंबर 4 रेगुलर रिकवरी हो। देखो, सबसे पहले मीटिंग रेगुलर होती हो, सेविंग होती हो, सेविंग में से लैंडिंग होती हो, लैंडिंग फिर वापस आके रेगुलर रिकवरी भी होती हो। तो 5 याद रखने के लिए, एक तो मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग में और साथ में सेविंग होनी चाहिए। जो सेविंग होगी उसकी लैंडिंग होनी चाहिए, जो लैंडिंग होगी उसकी रिकवरी होनी चाहिए। सो मीटिंग, सेविंग, लैंडिंग एंड रेगुलर रिकवरी। रेगुलर सेविंग, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी, and maintenance of proper books of accounts by self-help groups. And maintenance of proper books of accounts by self-help groups, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स हो, उनको बोले ये 5 आइटम जो हैं, 5 सूत्र जो हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनके आगे जाके पता चलेगा आपको बेनिफिट्स। एक रिवॉल्विंग फंड है। रिवॉल्विंग फंड क्या होता है? डीएनआरएलएम में जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, एक रिवॉल्विंग फंड देती है कॉर्प्स, मतलब कॉर्प्स की फॉर्म में सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए। कितना मिलता है? 10,000 से लेके 20,000 रुपए तक पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, टू स्ट्रेंथन देयर इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी। उनकी इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए 10,000 से 15,000 रुपए तक का रिवॉल्विंग फंड देते हैं। एंड बिल्ड ए गुड क्रेडिट हिस्ट्री विद इन द ग्रुप। ग्रुप के अंदर अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाए, क्योंकि ये जो कोर्स आएगा, कुछ तो इंटरनल सेविंग होगी, कुछ कोर्स जहां से मिल जाएगा, वो इन पैसे से वो इंटरनल लैंडिंग करेंगे, फिर रिकवरी करेंगे, तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी बन जाएगी। उनकी लैंडिंग की को हिसाब आ जाएगा उनको, रिकवरी का भी मेंबर को पता चल जाएगा। रेगुलर रिकवरी देने से भी और लोन मिलते हैं बाद में, वैसे भी उनको रेगुलर हैबिट्स बन जाती हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मिनिमम 3 से 6 महीने, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 से 6 मंथ, एंड फॉलो द नॉर्म्स ऑफ गुड एसएचजी नोन एज पंचसूत्रा, जो पंचसूत्रा को प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंड 3 से 6 महीने एग्जिस्टेंस में है, विच हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिवॉल्विंग फंड अर्लियर विल बी एलिजिबल फॉर सच सपोर्ट। जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पहले कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं मिली और एग्जिस्टेंस उनकी 3 से 6 महीने तक है, एंड फॉलो द नॉर्म्स ऑफ गुड सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको नॉर्म ऑफ गुड सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब पंचसूत्रा, जो पंचसूत्रा प्रैक्टिस करते हैं 3 से 6 महीने एग्जिस्टेंस में है, जिनको पहले कोई रिवॉल्विंग फंड नहीं मिला, उनको 10,000 से लेकर 15,000 तक पर सेल्फ हेल्प ग्रुप पर रिवॉल्विंग फंड मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। ये रिवॉल्विंग फंड कितना मिलता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। 10,000 से लेकर 15,000 तक पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, किस पर्पज के लिए? उनको इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी को एंड उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करने के लिए ग्रुप के अंदर 3 से 6 महीने उसकी मिनिमम एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, और गुड एसएचजी होना चाहिए। गुड एसएचजी किसे माना गया है? जो पंचसूत्रा करते हैं। पंचसूत्रा क्या होता है? पंचसूत्रा क्या होता है? जो रेगुलर मीटिंग करते हो, रेगुलर सेविंग होती हो, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग होती हो, रेगुलर रिकवरी होती हो, एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर वर्क्स। सो मीटिंग,
एंड बुक्स मेंटेनेंस, बाकी तो है सेविंग होती है और सेविंग में से लैंडिंग, लैंडिंग में से रिकवरी। देखो ठीक है। कैपिटल सब्सिडी कितनी मिलती है इसमें? साथियों इसमें कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं होती, डीएनआरएलएम में कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है। बस ये रिवॉल्विंग फंड है जो मिलता है, लेकिन लोन के बेस पे, लोन अमाउंट के बेस पे इतने परसेंट ये मिलेगा वो मिलेगा, इस तरह की कैपिटल सब्सिडी नहीं है। रिवॉल्विंग फंड पर ऐसा चीज मिलता है, लोन के डायरेक्ट लोन अमाउंट के साथ लिंक नहीं है इसका। नॉर्मली कैपिटल सब्सिडी होती है लोन के साथ लिंक, लेकिन वो इस स्कीम में नहीं है, कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैपिटल सब्सिडी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कि कितनी कैपिटल सब्सिडी मिलती है, कि इसमें कोई भी स्कीम में कैपिटल सब्सिडी नहीं मिलती। फंडिंग पैटर्न इस स्कीम का क्या है? जो डीएनआरएलएम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फाइनेंसिंग होती है शेयर सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में 60-40 के शेयर में होती है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम में 90 सेंटर करता है, 10 स्टेट्स करती हैं। यूनियन टेरिटरीज के केस में पूरे का पूरा 100% सेंटर बियर करता है। सेंट्रल एलोकेशन जो ईयर मार्क कैसे की जाती है? ब्रॉडली इन रिलेशन टू इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जिस स्टेट में जितनी पॉवर्टी ज्यादा है, पॉवर्टी के डाटा के बेसिस पे फंड एलोकेट किए जाते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जैसे जितनी जिस पॉवर्टी वाली स्टेट ज्यादा पॉवर्टी है वहां पे के लिए ज्यादा फंड एलोकेट किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट कैसे करती है? ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40 की रेशो में इसकी फंडिंग होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम में 90-10 की शेप में होती है, फॉर्मूला 90-10 के फार्मूले में होती है। यूनियन टेरिटरीज के केस में 100 का 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस स्कीम में से काफी क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चन को आप पूरी तरह इसी मेरे इस क्लास को ही 2 बार सुन लोगे, शायद मेरे को लगता है आपको याद हो जाएगा, शायद आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। साथियों मैंने कोशिश की है ऑपरेशन और कंप्लीट इसमें अपनी क्लासेज में देने की, लेकिन अब मेरे को ये फील हो रहा है, स्टार्टिंग में मैंने पहले दिन काफी लंबा सेशन रखा, पहला सेशन 100 मिनट का था, दूसरा सेशन 70 मिनट का था, लेकिन लोग परहैप्स साथी इतना इकट्ठा औजारों नहीं कर पाए। सो मेरे को कईयों के फोन आया, ये आपने बहुत ज्यादा कर दिया, कवर कर दिया। तो मेरी इच्छा थी जल्दी जल्दी एक हफ्ते में पूरा सिलेबस कवर करना, लेकिन अल्टीमेटली फिर सिचुएशन पे ये आया जी, डेली इतना टाइम नहीं मिलता, छुट्टियां नहीं मिलती। तो अल्टीमेटली फिर मैंने तकरीबन घंटा सवा घंटा डेली का रखा है। मेरी आप सबसे आग्रह है कि साथ के साथ देखते रहें, कोशिश करेंगे सारा सिलेबस करने की, लेकिन सारा तो शायद कवर नहीं हो पाएगा, जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं कवर करूंगा। बाकी जो मेरा स्टडी मटीरियल है, मेरी आप सबसे एक सजेशन है कि वो जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें जहाँ पे कुछ टॉपिक्स कवर होंगे, जो टॉपिक नहीं कवर हो सकते, उसमें यार स्टडी मटेरियल बहुत ही क्रिस्प है। बेसिकली 4 बुक्स हैं, 2 बुक्स से 200 पेज की हैं सिर्फ, जिसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल मैंने कोर्स को कवर करने की कोशिश की है, एक्सटर्नल पोर्शन को, इंटरनल पीएनबी का छोड़ के। एक बुकलेट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, चौथी बुकलेट है मेमोरी रिकलेक्टेड क्वेश्चन की। जो मेमोरी रिकलेक्टेड क्वेश्चन की मेरी बुकलेट है, उसमें आप देखोगे आपको जहां से भी मार्केट में या किसी दूसरे जगह से जो मेमोरी रिकलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे भी जो आया हुआ था, लेकिन मेरी बुकलेट में उसको मैंने मॉडिफाई आज के परिप्रेक्ष्य में करके, मतलब उसका उसका क्वेश्चन को भी उस तरह मोल्ड कर दिया जो आज है, उसका आंसर भी आज के हिसाब से बना दी, उसकी ऑप्शन बना के दिया है। इसलिए मेरी आप सबको एक आग्रह है कि वो स्टडी मटेरियल को जरूर लें। नॉमिनल उसकी 1500 रुपये कॉस्ट रखी है, बाकी आपकी कोई मैंडेटरी नहीं है। मेरा ये कोर्स ऑनलाइन करने के लिए कोई बुक्स परचेज करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सजेशन है, क्योंकि इस कोर्स में शायद पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन उस बुक्स में पूरा सिलेबस कवर होता है। सो नॉमिनल कॉस्ट लेके अगर आपको अपडेटेड मटेरियल मिल जाता है, मेरा स्टडी मटेरियल जितना अपडेटेड है, मैं दावे के साथ कहता हूँ मार्केट में आपको कहीं भी अपडेशन इतनी नहीं मिलेगी। जो नवंबर के 28-11-30-11 के सर्कुलर हैं, केसीसी के, सीजीटी एमएससी के, जो चेंजेज नवंबर के लास्ट वीक में आई वो भी कवर की गई है। 30-11 के बाद की जो चेंजेस हैं वो मैंने अपने वेबसाइट पे न्यूज वाले सेक्शन में मैं दी हुआ है, वो थोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं है, वो मैंने वहां दे दी है, वहां देता हूँ। कमिंग बैक, लैंडिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड देयर इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?
सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड बी इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 6 months एज पर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट ओपन करने से 6 महीने नहीं, जिस दिन से वो फॉर्म हुआ है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, 6 महीने उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उनको लेंड करने के लिए, या उनके इंडिविजुअल मेंबर को लेंड करने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप पंचसूत्रा प्रैक्टिस कर रहा होना चाहिए। जो पंचसूत्रा पीछे हमने बात की, देखो पंचसूत्रा अगर प्रैक्टिस कर रहा है तभी उसको रिवॉल्विंग फंड मिलेगा, तभी उसको बैंक से लोन मिलेगा। इसलिए हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को गाइड कीजिए कि पंचसूत्रा प्रैक्टिस करें। सो बैंक लोन किसको देगा? जो 6 महीने से एटलीस्ट 6 महीने से एग्जिस्टेंस में, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग सेविंग अकाउंट, जब बुक्स मेंटेन करता है तब से 6 महीने को माने जाएंगे। दे शुड क्वालिफाई एज पर ग्रेडिंग नॉर्म। नवार्ड ने कुछ ग्रेडिंग की है, करता है नवार्ड, उस ग्रेडिंग नॉर्म के हिसाब से वो क्वालिफाई करता रहना होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप नवार्ड जो ग्रेडिंग करता है उसकी ग्रेडिंग में वो क्वालिफाई होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग डिफंक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप है 2000 आल्सो एलिजिबल इफ दीज आर रिवाइव्ड। कोई डिफंक्ट बने सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बना लिया, बाद में कोई एक्टिविटी उसमें नहीं हुई, लेकिन अगर उसको रिवाइव कर दिया जाए और एटलीस्ट 3 महीने के लिए एक्टिव हो जाए वो रिवाइव करने के बाद, जो पहले एक्टिव थे बीच में डिफंक्ट हो गए, उनको रिवाइव कर लिया तो वो उस केस में 3 महीने चलेगा। सो नए के केस में 6 महीने, जो पुराने वाला है उसके केस में 3 महीने। अगर आपने पिछली स्लाइड में देखा वहां 3 से 6 महीने लिखा था वर्ड, यहाँ पे पिछली स्लाइड में यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ था ना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इन एग्जिस्टेंस फॉर मिनिमम पीरियड 3 से 6 मंथ, कि यही है 3 से 6 मंथ का मतलब यही है कि नए के केस में 6 मंथ एंड पुराने के केस में 3 मंथ। ठीक है। लोन अमाउंट कितना मिलना है, लोन अमाउंट कितना देना है? लोन अमाउंट सीसीएल सीसी लिमिट के केस में बैंकों ने को एडवाइज किया गया नबार्ड की ओर से, रिजर्व बैंक की ओर से, कि मिनिमम लोन 6 लाख देना है ईच एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप को विद ए पीरियड ऑफ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर विद ईयरली ड्राइंग पावर। हर साल उसकी ड्राइंग पावर चेंज होगी, ईयरली ड्राइंग पावर होगी। ड्राइंग पावर एनुअली इनहांस करनी है बेस्ड ऑन द रीपेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प। ड्राइंग पावर कैसे कैसे कैलकुलेट होएगी? मिनिमम लोन 6 लाख का देना है 3 साल के लिए। पहले साल के लिए डीपी ड्राइंग पावर कितनी होगी? 6 टाइम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्प्स और मिनिमम ऑफ 1.5 लाख 1.5 लाख विच एवरेज हायर। अगर तो उसका कॉर्प्स 1 लाख का है, मतलब जितना भी कॉर्प्स हो गया 6 टाइम्स द एग्जिस्टिंग कॉर्प्स और मिनिमम 1.5 लाख विच एवरेज हायर, तो फर्स्ट ईयर की डीपी होएगी। सेकंड ईयर के लिए डीपी कितनी होगी? 8 टाइम्स द कॉर्प्स एट द टाइम ऑफ रिव्यू। सेकंड ईयर में जब रिव्यू करते हैं उस समय जो कॉर्प्स है एट दैट टाइम 8 टाइम द कॉर्प्स एट द टाइम ऑफ रिव्यू और एनहांसमेंट, रिव्यू कर रहे हैं या एनहांसमेंट कर रहे हैं, उस समय जो कॉर्प्स है उसका 8 टाइम और मिनिमम ऑफ 3 लाख विच एवरेज है। जो भी इनमें से ज्यादा हो, पहले साल 1.5 लाख, दूसरे साल 3 लाख, पहले साल 6 टाइम्स ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्प्स, दूसरे साल 8 टाइम्स ऑफ कॉर्प्स, तीसरे साल क्या होगा? मिनिमम 6 लाख, क्योंकि पहले साल 1.5 था, दूसरे 3 हो गया, तीसरे 6 लाख पूरे का पूरा। मिनिमम 6 लाख बेस्ड ऑन माइक्रो क्रेडिट प्लान एमसीपी प्रिपेयर्ड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अप्रेज्ड बाय द फेडरेशन या स्पोर्ट एजेंसी एंड द प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री। प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री उसकी ठीक है, जो फेडरेशन है या स्पोर्ट एजेंसी है उसने अप्रेज किया है उसकी माइक्रो क्रेडिट प्लान को 6 लाख तक उसकी उसको देना है थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर ऑनवर्ड, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड में अब 6 लाख बेस्ड ऑन जो 6 लाख से ऊपर दे देना है। तीसरे में मिनिमम 6 ईयर है, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड 6 लाख से ऊपर बेस्ड ऑन एमसीपी प्रिपेयर्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अप्रेज्ड बाय फेडरेशन और स्पोर्ट एजेंसी एंड द प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री 6 लाख से ऊपर देना है। तो मिनिमम लोन था 6 लाख, 6 लाख पहले साल 1.5 लाख, दूसरे साल 3 लाख, तीसरे साल 6 लाख, चौथे साल 6 लाख से ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रो क्रेडिट प्लान। ये हम बात कर रहे हैं सीसी की। पहले साल 1.5, दूसरे साल 3, तीसरे साल 6, चौथे साल 6 से ऊपर, ये बात कर रहे हैं हम सीसी की। अब बात करेंगे टर्म लोन की। टर्म लोन कैसे कैसे देंगे? टर्म लोन के पहले साल फर्स्ट, तो इसको डोज की फॉर्म में लिखा है, उसमें पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल था। फर्स्ट डोज क्या है? 6 टाइम, उसमें भी फर्स्ट ईयर क्या था? 6 टाइम्स ऑफ द कॉर्प्स और मिनिमम 1.5 लाख, इसमें भी 6 टाइम्स ऑफ कॉर्प्स और मिनिमम 1.5 लाख, इसे फर्स्ट डोज है। टर्म लोन में फर्स्ट डोज देते हैं, उसमें फर्स्ट ईयर के लिए थी। सेकंड डोज 8 टाइम्स, उसी तरह जैसे उसमें भी 8 टाइम्स ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्प्स और मिनिमम 3 लाख था, इसमें भी
ये सेकंड डोज उतनी है जितनी उसमें सेकंड ईयर में था। थर्ड डोज उसी तरह मिनिमम 6 लाख बेस्ड ऑन एमसीपी। उसी तरह फोर्थ डोज अब 6 लाख बेस्ड ऑन एमसीपी। तो सीसी के केस में फर्स्ट ईयर में 6 टाइम द कॉर्प्स और मिनिमम 1.5 लाख। टर्म लोन के केस में 6 टाइम द कॉर्प्स और मिनिमम 1.5 लाख फर्स्ट डोज होएगी। सीसी के केस में सेकंड ईयर में कितना होगा, 8 टाइम द कॉर्प्स और मिनिमम 3 लाख। टर्म लोन के केस में सेकंड डोज होएगी 8 टाइम द एग्जिस्टिंग कॉर्प्स और मिनिमम 3 लाख। सीसी के केस में थर्ड ईयर में कितनी डीपी होगी, मिनिमम 6 लाख बेस्ड ऑन एमसीपी। टर्म लोन के केस में थर्ड डोज मिनिमम से 6 लाख की होगी। फोर्थ डोज सीसी के केस में फोर्थ ईयर से डीपी 6 लाख से ऊपर होगी। टर्म लोन के लिए फोर्थ डोज है जो 6 लाख से ऊपर की होगी। अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उसको क्या फैसिलिटीज देने क्या प्रावधान है उनको। जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हैं जो ग्रेजुएट कर जाए अपने आप को एंटरप्रेन्योर में सीख कर एंटरप्रेन्योरशिप उनमें आ जाए, बैंक्स में कंसिडर एक्सटेंडिंग लोन अप टू 10 लाख टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सेलेक्ट मैच्योर्ड वेल परफॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो मैच्योर्ड वेल परफॉर्मिंग का मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच आर मोर देन 2 year old एंड हैव एक्सेस्ड एटलीस्ट 1 डोज ऑफ बैंक लोन विद टाइमली रीपेमेंट। 2 साल से ज्यादा पुराने हो एटलीस्ट और कम से कम 1 डोज बैंक लोन की ले ली हो और रीपेमेंट टाइमली चल रही हो, उनको मैच्योर्ड वेल परफॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा गया है। उनके इंडिविजुअल मेंबर को 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक्स में कंसिडर गिविंग। इंडिविजुअल है जो जिसको लोन देना है वो शुड बी रनिंग ए वायबल इकोनॉमिक एंटरप्राइज। वायबल इकोनॉमिक एंटरप्राइज वो रन कर रहा होना चाहिए। गाइडलाइन ये भी है कि 1 वुमन इन एवरी सेल्फ हेल्प ग्रुप under day NRLM may be provided a loan up to ₹1 lakh under मुद्रा स्कीम if she is otherwise eligible। अगर वो अदरवाइज एलिजिबल है मुद्रा स्कीम में भी हर वुमेन मेंबर को 1 वुमेन मेंबर को हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में एटलीस्ट 1 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा में देना है, ये भी गाइडलाइन है। तीसरी इंडिविजुअल मेंबर के लिए गाइडलाइन है ओडी मिनिमम 5,000 हर सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर लेडी को देना है जिनका पीएमजेडीवाई अकाउंट है इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन इशूड बाई आईबी की जो गाइडलाइन है पीएमजेडीवाई की मिनिमम बैलेंस की या उन गाइडलाइन के मुताबिक, लेकिन देना हर मेंबर को है 5,000 रुपए तक का मिनिमम जरूरी देना है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की DNRLM की गाइडलाइन है। तो इंडिविजुअल मेंबर के लिए क्या हो गया, 10 लाख रुपए तक का वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंडिविजुअल मेंबर या सेल्फ हेल्प ग्रुप के उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के which have matured, which are good performing, which have more than 2 year old, which are more than 2 year old and which have taken at least 1 dose of bank loan and timely repayment भी हो रही है। इंडिविजुअल शुड बी रनिंग ए वायबल इकोनॉमिक एंटरप्राइज। इंडिविजुअल वायबल इकोनॉमिक एंटरप्राइज भी रन कर रहा होना चाहिए। 1 वुमेन इन हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक वुमेन को 1 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन देना है अगर वो अदरवाइज एलिजिबल है। Banks are also advised to minimum OD facility of 5,000 to every woman self-help group member having PMJDY account in accordance with the guideline issued by IBA। अब बात करते हैं कि लोन जो देना है, लोन अमाउंट would be distributed among members based on MCP prepared by self-help group। जो लोन अमाउंट ग्रुप को मिलेगा मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, जो माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाई है सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। लोन में भी यूज्ड बाय मेंबर फॉर मीटिंग सोशल नीड्स, हाई कॉस्ट डेट स्वैपिंग, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एंड टेकिंग अप सस्टेनेबल लाइवलीहुड और टू फाइनेंस एनी वायबल कॉमन एक्टिविटी स्टार्टेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो लोन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेंबर्स में माइक्रो क्रेडिट प्लान जो बनाई है उसके मुताबिक। वो किस किस पर्पज के लिए यूज होगा, सोशल नीड के लिए भी हो सकता है, हाई कॉस्ट लोन जो ले रखे हैं उसको रीपे करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयर के लिए हाउस की, या टॉयलेट्स के लिए, या सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाने के लिए, जहाँ कोई वायबल कॉमन एक्टिविटी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने स्टार्ट की है उसको फाइनेंस करने के लिए भी लोन यूज किया जा सकता है। In order to facilitate use of loan for augmenting livelihood of self-help group, at least 50% of loan above 1 lakh, 75% of loan above 4 lakh, and at least 85% of loan above 6 lakh should be used primarily to income generating purposes।
तो कहते ही लाइवलीहुड को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो लोन दिया जाता है, जो 1 लाख से ऊपर का लोन है उसका एटलीस्ट 50%, जो ज्यादा बड़े हो जाते हैं 4 लाख से ऊपर का उसका एटलीस्ट 75%, 6 लाख से ऊपर का है तो वो 85% इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए ही देना है, प्रोडक्टिव पर्पजेज के लिए, इनकम जनरेटिंग प्रोडक्टिव पर्पजेज के लिए देना है, कंजम्पशन अकेले के लिए नहीं देना। सो परसेंटेज रख दी 50% ऑफ लोन, जो 1 लाख से नीचे वालों को 50% दूसरे पर्पज के लिए हो सकता है, लेकिन 50% प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए। 4 लाख से ऊपर का लोन 75% एटलीस्ट उसका प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, 6 लाख से ऊपर का एटलीस्ट 85% ऑफ द लोन शुड बी यूज्ड फॉर इनकम जनरेटिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जो माइक्रो क्रेडिट प्लान एमसीपी प्रिपेयर किया सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, वो जो दैट विल फॉर्म द बेसिस फॉर डिटरमिनिंग द पर्पज एंड यूसेस ऑफ लोन, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल लिखी है कि किस मेंबर को कैसे देना है, कैसे यूसेस होना है, दैट विल फॉर्म द बेसिस यूसेस का। रीपेमेंट टर्म लोन है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में, रीपेमेंट उसकी कैसे होगी, ये भी देखिए। जो फर्स्ट डोज है जल्दी 24 से 36 महीने मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में, जो सेकंड डोज है 36 से 48 महीने, 24 36 36 48 48 60 60 84, जो पहले याद रखने के लिए 24 से 36 36 से 48 48 से 60, लास्ट वाला 60 से 72 नहीं है, 60 से 84 है। 24 से शुरू 36 से खत्म, दूसरा 36 से शुरू 48 पे खत्म, तीसरा 48 से शुरू 60 पे खत्म, चौथा 60 से शुरू, लास्ट वाला जो 72 पे नहीं है 84 पे 7 साल है। तो पहली डोज है जी 24 से 36 महीने, सेकंड डोज 36 से 48 महीने, थर्ड डोज की रिपेमेंट 48 से 60 महीने, फोर्थ डोज की रिपेमेंट 60 से 84 महीने बेस्ड ऑन दी कैश फ्लो मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स के लिए। रीपेमेंट ये है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रीपेमेंट कैसे, सिक्योरिटी क्या लेनी है, आप सेल्फ को जो लोन दिया क्या सिक्योरिटी लेनी है। जो 10 लाख रुपए तक का लोन है, कोई कोलेटरल कोई मार्जिन नहीं लेना, कोई लेन नहीं मार्क करना सेविंग बैंक अकाउंट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, कोई डिपॉजिट नहीं इंसिस्ट करना लोन देते समय। 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई मार्जिन नहीं लेना, कोई उनके सेविंग फंड के ऊपर भी लेन नहीं मार्क करना। 10 लाख से 20 लाख तक के लोन है, उसमें भी कोलेटरल सिक्योरिटी कोई नहीं लेनी, लेकिन भी मार्क नहीं करना सेविंग पे। होएवर इंटायर लोन इवन इफ इट लेटर ऑन गोज बिलो 10 लाख, मतलब 10 से ऊपर दिया गया है, बाद में 10 लाख से नीचे भी आ जाए, 10 से ऊपर जो दिया गया है 20 लाख तक का, वो अंडर कवर करना है किसमें, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट CGFM, जो हम पिछले एक सेशन में कर चुके हैं, उसमें कवर करना है। उसमें नॉर्मली नॉन फार्म एक्टिविटीज के लोन थे, लेकिन ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का 20 लाख तक का लोन ये उसके अंदर कवर्ड था, इसमें सारी एक्टिविटीज कवर्ड है। CGFMU के अंदर अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का लोन उसमें कवर्ड है, उसमें कवर करना है 10 लाख से ऊपर 20 लाख तक का। ठीक है, 10 लाख से ऊपर है 20 लाख तक का है, मार्जिन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द लोन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख, जो 10 लाख से ऊपर का जो लोन है उसका 10% मार्जिन एज पर बैंक की अप्रूव्ड लोन पॉलिसी ले सकते हैं। उससे नीचे कोई मार्जिन नहीं है, 10 लाख तक कोई मार्जिन नहीं है, 10 लाख से ऊपर मार्जिन लिया जा सकता है 10% ऑफ द लोन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख। 10 लाख से ऊपर है जितना लोन, उसका 10% मार्जिन लिया जा सकता है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है 22-23 के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है इसमें, वो इसमें हमने स्टार्टिंग में किया, गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन रिवॉल्विंग फंड मिलता है, प्लस सब्सिडी तो नहीं मिलती लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है। कितनी मिलती है, एक तो स्कीम है लिमिटेड टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरियाज। देखो ये इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है, स्कीम इज लिमिटेड टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर NRLM इन रूरल एरियाज ओनली। जो लोन 3 लाख रुपए तक के हैं, बैंक एक्सटेंड करेगा कंसेशन एट रेट ऑफ 7% पर एनम। For outstanding up to 3 lakh, banks will be subvented at a uniform rate of 4.5% per annum during 22-23। जो 2022-23 के लिए बैंकों ने बारर को 4.5% के कंसेशनल रेट पे लोन देना है, 3 लाख रुपए तक की बात कर रहे हैं। 4.5% बैंकों को सबवेंशन मिल जाएगी, एक तरह से बैंकों को ये कह लो 7 + 4.5, बैंकों को 11.5% का इंटरेस्ट मिल गया। अच्छा इंटरेस्ट है, 11.5% बढ़ना नहीं है, अगर रिकवरी सही आती रहे।
7% फार्म सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिल गया, 4.5% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिल गई। जो लोन 3 लाख से ऊपर है, 5 लाख तक का है, बैंक्स किस रेट पे लोन देंगे? 1 ईयर MCLR है, जो जहाँ कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट है, जैसे रेपो लिंक्ड रेट है, ठीक है, रेपो रेट लिंक RLLR, रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट RLLR, या उस पे या MCLR पे, और 10% विच एवरेज लोअर, तीनों में से जो छोटा हो, लोअर हो 10%, मैक्सिमम 10%, यानी RLLR ही मानेंगे आजकल, RLLR कम है। RLLR और MCLR 1 ईयर की जहाँ 10% विच एवरेज लोअर, उस पे लोन देंगे 3 लाख से 5 लाख रुपए तक वाला। जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस है 3 लाख से ऊपर 5 लाख तक का, बैंक्स को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी 5% 22-23 में। इसमें 5, उसमें 4.5 मिलती थी, इनके वाले में, ऊपर वाले में 5 मिलेगी, ठीक है। 3 लाख से 5 लाख वाले में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी। इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा बेटर बेटर तो नहीं मिलेगा, 7 से कम ही रहेगा कई बार होता है, आजकल तो कम नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा टाइम टू टाइम, RLLR कितनी चल रही है, MCLR कितनी चल रही है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन, सो अगर हम इसको सम अप करें, जो लोन 3 लाख रुपए तक का है, 7% पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों ने देना है, 4.5% की इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक को मिल जाएगी। जो लोन 3 लाख से 5 लाख तक का है, बैंक एक्सटेंड करेंगे इंटरेस्ट रेट एंड 1 ईयर MCLR और RLLR, और 10% विच एवरेज लोअर। जो 3 लाख से ऊपर तक का बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस है 3 लाख से ऊपर तक का, बैंक्स को सबवेंशन मिलेगी 5% पर एनम, जब 2022-23 की बात हम कर रहे हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन उस पीरियड की मिलेगी जिस अकाउंट पीरियड में स्टैंडर्ड रहा हो। सो बैंकों के लिए भी अकाउंट को स्टैंडर्ड रखना, बारोर को, क्योंकि इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी तभी बैंक आगे लोन देंगे, स्टैंडर्ड रहेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड पीरियड का हो उसी के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी। तो बैंकों को डबल लॉस हो गया एक तरह से, अगर NPA हो गया, सबवेंशन भी बंद होगी, जो इंटरेस्ट आता है पार्टी से, कस्टमर से, वो भी आना बंद हो गया। इसलिए इसकी रिकवरी का और ध्यान रखने की जरूरत है। RBI ने ये भी बोला है कि पैन नंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंसिस्ट नहीं करना, ब्रांच कैन ओपन सेविंग अकाउंट खोलने की बात कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सेविंग अकाउंट खोलने के लिए पैन नंबर हमें उनके पास नहीं है, फॉर्म नंबर 60 देते हैं उनके मेंबर्स के पास। तो सेविंग अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 60, क्योंकि ज्यादातर जो गांव वाले होते हैं उनके पास पैन नंबर नहीं होता। ब्रांचें इंसिस्ट करती हैं कि चाहिए पैन नंबर इंसिस्ट नहीं करना, ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। उनके सेविंग अकाउंट खोलने के लिए बात कर रहे हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, एक छोटा सा एक स्लाइड है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ 4 to 10 स्मॉल और मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस फार्मर। सो लैंडलेस फार्मर या स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर, 4 से 10 तक का ग्रुप, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू गिव लोन फॉर फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ग्रुप गारंटी। ग्रुप गारंटी की सिक्योरिटी के ऊपर लोन देना उसका ऑब्जेक्टिव है। नबार्ड से 100% रीफाइनेंस मिलता है। इंसेंटिव भी मिलता है 2000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में नबार्ड से, JLG को प्रमोट करने के लिए। कई बार क्या है, इंसेंटिव कितना मिलता है? 2000 रुपये। पेबल किसमें? 3 इंस्टॉलमेंट्स में। किससे मिलता है? नबार्ड से। रीफाइनेंस नबार्ड से कितना मिलता है? 100%। कितने मेंबर होते हैं? 4 से लेके 10 तक। कौन कौन मेंबर होते हैं? स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस फार्मर। ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटी। सिक्योरिटी क्या होती है? ग्रुप गारंटी। JLG की फाइनेंसिंग के लिए ये थोड़ी सी चीजें हैं, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है। अब हम बात करेंगे एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर। ये क्या है, स्कीम क्या है? एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, ACABC स्कीम क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करती है। नबार्ड सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी है, सब्सिडी नबार्ड के थ्रू आती है। एग्री क्लिनिक्स क्या होती हैं? एग्री क्लिनिक्स आर एनविसेज्ड to provide expert advice and services to farmers on various aspects to enhance the productivity of crops and animals and increase in income of farmers. Agri clinics provide the support. So agri clinics हैं जो एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए, फार्मर्स को सेवा सर्विस करने के लिए, वेरियस एस्पेक्ट्स उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स की या उनके एनिमल्स की, मिल्क प्रोडक्शन की या
डिफरेंट एक्टिविटीज की फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एग्री क्लिनिक्स। दूसरा होता है एग्री बिजनेस सेंटर। एग्री बिजनेस सेंटर क्या होते हैं? एग्री बिजनेस सेंटर क्या है? These are commercial units of agri-venture established by trained agriculture professionals. These ventures may include maintenance and custom hiring of farm equipment. Custom hiring देने के लिए ट्रैक्टर उन्होंने या डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स या डिफरेंट बड़ी बड़ी जो ट्रांसपोर्ट पैडी ट्रांसप्लांट करने की मशीन या डिफरेंट कटिंग के लिए हार्वेस्टिंग के लिए मशीन फार्म इक्विपमेंट डिफरेंट तरह का कस्टम हायरिंग के लिए वो देते हैं, या इनपुट्स बेचने के लिए, या एग्रीकल्चरल राइड एक्टिविटीज के लिए, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, या मार्केट लाइन लिंकेज के लिए, इन फार्मर की इनकम जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो लोन देते हैं उनको एग्रो बिजनेस सेंटर बोला गया है। तो इनको एग्री बिजनेस सेंटर बोला गया है। लिस्ट बेनिफिशियरी कौन होंगे इसके? ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हों, एग्रीकल्चर में जहाँ अलाइड सब्जेक्ट्स आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, बी बैचलर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, बैचलर ऑफ फिशरी, इस तरह की जो है ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स इसमें एलिजिबल है। डिप्लोमा होल्डर भी एलिजिबल है जिसके एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर एग्रीकल्चर में वो भी एलिजिबल है, मार्क्स की वहाँ कोई कंडीशन नहीं है। इंडिविजुअल भी लोन के लिए एलिजिबल है। ज्वाइंट वेंचर 5 आदमियों का वो भी एलिजिबल है। अगर ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर में एक आदमी एक मेंबर मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो सकता है। सो लिस्ट ऑफ तो कौन कौन एलिजिबल है? एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर और अलाइड सब्जेक्ट्स, या डिप्लोमा होल्डर जिसके 50% से मार्क्स का एटलीस्ट हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो एग्रीकल्चर या अलाइड सब्जेक्ट में। तो या तो ग्रेजुएट हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, या नॉर्मल डिप्लोमा हो एग्रीकल्चर का, लेकिन 50% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। इंडिविजुअल या ज्वाइंट 5 आदमियों का ग्रुप जिसमें से एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो सकता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी? मैक्सिमम 20 लाख। हाईली सक्सेसफुल केसेज में 25 लाख भी हो सकती है। यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी? 100 लाख, क्योंकि 5 आदमियों का है। मिनिमम मैक्सिमम 20 लाख है एक के लिए, 5 के लिए 100 लाख होगी। तो ज्वाइंट वेंचर के लिए मैक्सिमम 100 लाख, इंडिविजुअल के लिए 20 लाख। हाईली सक्सेसफुल केसेज के लिए एक्सेप्शन की जा सकती है 20 की जगह 25 लाख। रीपेमेंट कितनी होगी? इन 5 to 10 ईयर्स, मॉरेटोरियम अप टू 2 ईयर। 2 साल का मॉरेटोरियम देके अच्छा ब्रीदिंग टाइम दे दिया, मॉरेटोरियम दे दिया, उसके बाद 5 से 10 साल तक की जी रीपेमेंट रखी। नबार्ड प्रोवाइड करता है मार्जिन मनी, जितनी मार्जिन की उसकी रिक्वायरमेंट है उसको उसका 50% नबार्ड देता है निल इंटरेस्ट रेट पे सॉफ्ट लोन की स्कीम में। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से ऊपर है जिसकी, जिसमें 5 लाख से ऊपर वाले प्रोजेक्ट में मार्जिन, देखो मार्जिन की पहले बात करते हैं। मार्जिन 5 लाख तक निल है, 5 लाख से ऊपर 25% मार्जिन है। जो मार्जिन 25%, 5 लाख तक तो निल है, 5 लाख से ऊपर 25% है। जहाँ पे 25% की मार्जिन की रिक्वायरमेंट है 5 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट कॉस्ट में, वहां पे मार्जिन का 50% सॉफ्ट लोन की फॉर्म में नबार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, निल इंटरेस्ट रेट पे, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कोई चार्ज नहीं करता। डायरेक्ट सब्सिडी कोई नहीं है, लेकिन सॉफ्ट लोन की फॉर्म में नबार्ड देता है आधा मार्जिन, जितनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। बैक एंडेड सब्सिडी भी है, बैक एंडेड सब्सिडी है। सब्सिडी कितनी मिलती है? 36, मतलब सब्सिडी इन एडिशन टू मार्जिन। बैक एंडेड सब्सिडी कितनी है? 36% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट बैक एंडेड सब्सिडी है। SC/ST, फिजिकल हैंडीकैप, वुमेन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बैक एंडेड सब्सिडी कितनी है? 44%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी का रेट बैक एंडेड होती है सब्सिडी, एक तो होती कितनी है? 36%। SC/ST, फिजिकल हैंडीकैप, वुमेन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वालों के लिए सब्सिडी कितनी होती है? 44%, 44%। ये बहुत डिफरेंट सी फिगर है, 36-44, याद रख लीजिए। 36% प्रोजेक्ट कॉस्ट का सब्सिडी होती है। मार्जिन कितना होता है? 5 लाख से ऊपर में 25% होता है। मार्जिन जहाँ रिक्वायर्ड है 5 लाख से ऊपर, उस केस में नबार्ड 50% ऑफ द मार्जिन एट निल रेट सॉफ्ट लोन की फॉर्म में देता है। ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख होता है, एक्सेप्टेंस के में 25 लाख हो सकता है। ग्रुप के केस में 5 आदमियों का ग्रुप होता है, इसलिए 100 लाख या 1 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है। एलिजिबल कौन है? ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर और डिप्लोमा होल्डर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर विदाउट एनी कंडीशन फॉर मार्क्स।
ठीक है, 5 आदमियों का ग्रुप हो सकता है, या ग्रुप है तो ग्रुप में एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो सकता है। ये 5-6 क्वेश्चन है जो मैंने बोले हैं, एग्री क्लिनिक के ऊपर बनते हैं। डीआरआई स्कीम भी कर लेते हैं जो चलते चलते। डीआरआई स्कीम क्या है? ये ऐसी स्कीम है अंडर विच द लोन इज प्रोवाइडेड एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%। 4% इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है। कितना लोन दिया जाता है? मैक्सिमम 15,000 रुपए। हाउसिंग के लिए एडिशनल अमाउंट 15,000 के अलावा 20,000 रुपए SC ST को हाउसिंग के लिए भी दिया जा सकता है अंडर डीआरआई। डीआरआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4%। मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है? 15,000। SC ST को एडिशनल लोन 15,000 के अलावा 20,000 दिया जा सकता है फॉर हाउसिंग। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उनको 5,000 रुपए का लोन मिल सकता है आर्टिफिशियल लिम्स के लिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड को कितना मिलता है आर्टिफिशियल लिम्स के लिए? 5,000। नॉर्मल स्कीम कितनी है डीआरआई लोन की? मैक्सिमम अमाउंट 15,000। हाउसिंग के लिए SC ST को एडिशनली 20,000। टारगेट क्या है इसमें? टारगेट ये है कि जो जितने भी डीआरआई के लोन देने हैं बैंकों ने, उसका 40% SC ST को देना है। और 2/3 ऑफ द लोन जो 2/3 ऑफ द लोन जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया के थ्रू देने हैं, ये भी टारगेट है। 40% SC ST को देना है। 2/3 ऑफ द लोन टू बी रूटेड थ्रू रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। एलिजिबिलिटी क्या है? फैमिली इनकम नॉट टू एक्सीड 18,000 इन रूरल एरियाज, 24,000 इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया। सो रूरल एरिया में फैमिली इनकम कितनी? मैक्सिमम नॉट टू एक्सीड ₹18,000। अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया में फैमिली इनकम नॉट टू एक्सीड 24,000। इंडिविजुअल जिसकी लैंड होल्डिंग इज नॉट मोर देन 1 एकड़ इरिगेटेड, 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड, वो एलिजिबल है। लेकिन SC ST के केस में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में है, लैंड होल्डिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंड होल्डिंग वो एलिजिबल है। ये डीआरआई स्कीम के ऊपर 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। अमाउंट कितना है? 15,000। SC ST के लिए हाउसिंग के लिए 20,000 एडिशनल। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 5,000। टारगेट क्या है? 40% SC ST का। 2/3 ऑफ लोन टू बी रूटेड थ्रू रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया है। फैमिली इनकम रूरल एरिया में 18,000, अर्बन में 24,000। इंडिविजुअल जिसकी लैंड होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? 1 एकड़ इरिगेटेड लैंड, 2.5 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड। SC ST के लिए कोई सीलिंग नहीं है जो एंगेज है एग्रीकल्चर में लाइट एक्टिविटी। ये 7-8 क्वेश्चन बन गए डीआरआई में। इसमें से एक आधा क्वेश्चन टप जाता है यहाँ। अब बात करते हैं हम स्टैंड अप इंडिया स्कीम की। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है बैंक लोन देना बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़। क्या रखा था कि एटलीस्ट 1 SC ST एंड 1 वुमेन बारर पर बैंक ब्रांच देना है ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज क्या होते हैं? जो कोई नया प्रोजेक्ट लगाया जाता है उसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोला जाता है। इन जनरल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है जब नया प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड क्या होता है? एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन के लिए। फिर यूजर ने ये क्वेश्चन पूछा था स्टार्टअप एंड ग्रीन फील्ड। स्टार्टअप डिफरेंट चीज है, ग्रीन फील्ड होता है ऑल टुगेदर न्यू सेटअप, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तो होता है ग्रीन फील्ड। स्टार्टअप 10 साल तक स्टार्टअप रहता है। ठीक है, उसकी टर्नओवर का भी है। सो एंटरप्राइज मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, अलाइड एक्टिविटी और ट्रेडिंग, किसी में भी हो सकता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए। SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर 18 ईयर ऑफ एज हो वो इसके लिए एलिजिबल है। एटलीस्ट 15% स्टेक या तो SC ST का हो बिजनेस में, इंडस्ट्री में या यूनिट में, या वुमेन का होना चाहिए। नेचर ऑफ लोन कंपोजिट लोन इंक्लूडिंग ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर बैंक गाइडलाइन बट नॉट टू एक्सीड MCLR प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। सब्सिडी अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम, जिस भी स्कीम में वो फॉल करेगा उस स्कीम की सब्सिडी मिल जाएगी। एज सच स्टैंड अप इंडिया की कोई डायरेक्ट सेपरेट सब्सिडी नहीं है। बरोड मिनिमम 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ओन कंट्रीब्यूशन मार्जिन के तौर पे लेके आएगा। मार्जिन कितना है? मिनिमम 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एज ओन कंट्रीब्यूशन। इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम में स्टैंड अप इंडिया के 3-4 क्वेश्चन बन गए। लोन अमाउंट कितना? 10 लाख से 1 करोड़। किसको? SC ST को या वुमेन को। क्या बैंकों के ऊपर टारगेट है? 1 अकाउंट पर ब्रांच है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है सिर्फ ये, एक्सपेंशन के लिए नहीं है, नए यूनिट सेटअप करने के लिए ही है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, अलाइड एक्टिविटी और ट्रेडिंग किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है,
कंपोजिट लोन 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट टू एक्सीड MCLR +3 प्लस टेनर प्रीमियम। सेपरेट सब्सिडी कोई नहीं है, लेकिन डिफरेंट स्कीम किसी में फॉल करता है उस स्कीम की सब्सिडी आ जाएगी। एनयूएल नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।